दोस्तों, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और दो बड़े उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और इधर डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अभी तक जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो नैया है वो डावाडोल है, क्योंकि कोरोना जो संकट महामारी लेकर आई है और उससे जो अर्थव्यवस्था का संकट खड़ा हुआ है, फिर जो जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उसके बाद जो अमेरिका में माहौल बना है, उसके बाद से ट्रंप के खिलाफ थोड़ा सा ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिनसे बाइडेन करीब 9 पॉइंट आगे निकल गए हैं। और कहा जा रहा है कि एक अच्छी लीड है, लेकिन अभी 4 महीने हैं इलेक्शन को और इन 4 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल, आज हमारे साथ जाने माने चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव पंडित यशवंत देशमुख जी हैं। पिछले 20 सालों से हमारा और यशवंत जी का साथ है। विभिन्न चैनलों पर हम लोग चुनाव विश्लेषण करते रहे हैं, जनमत सर्वेक्षण करवाते रहे हैं। बहुत जाना माना चेहरा है, पहचाना हुआ है आपका। लेकिन एक और परिचय मैं आपसे करा देना चाहता हूं। आज सी वोटर के फाउंडर हैं यशवंत जी, और ये हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 महाद्वीप में जनमत सर्वेक्षण किए हैं विभिन्न देशों में। और अमेरिका में पिछले 3 इलेक्शन से लगातार वो वहां पर पूरे इलेक्शन को ट्रैक करते आ रहे हैं, वहां सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने यूपीए के साथ मिलकर किया था जनमत सर्वेक्षण, और जिसमें केवल 2 शायद एजेंसी ऐसी थी जिन्होंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप भी चुनाव जीत सकते हैं। उनमें से एक यशवंत देशमुख की एजेंसी भी थी जिसने यूपीए के साथ मिलकर ये काम किया था। तो सेरा के सर्टिफिकेट है आपके पास, जो कि एक बड़ी बात है। एशिया के अकेले व्यक्ति हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, और अमेरिका के इलेक्शन में उसका बहुत मायने रखता है। तो यशवंत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सिलसिले की शुरुआत है। हम लोग लगातार यूएस इलेक्शन पे बात करते रहेंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज की तारीख में जो तमाम मीडिया से वहां खबरें आ रही हैं, जो जनमत सर्वेक्षण अभी तक हाल में जो लेटेस्ट आए हैं, उनमें भी ऐसा लगता है कि बाइडेन आगे बढ़ते जा रहे हैं और लीड बढ़ती जा रही लगातार। तो क्या अब ये स्थिति बन गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, या अभी बहुत कुछ बाकी है खेल में? हालांकि 4 महीने हैं और 4 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। और अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई तब तो ट्रंप को लगता है कि लॉटरी ही खुल जाएगी। आप क्या देख रहे हैं? धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपके इस नए डिजिटल अवतार के लिए। पिछले 20 वर्षों में अपने लोगों की पीढ़ी अब शायद टीवी की वो पहली पीढ़ी की तरह है जिसने हर तरीके के स्वरूप यूमेटिक लो बैंड से लेके इस डिजिटल अवतार तक सब कुछ देख लिया है। बहुत अच्छा लगा। तो नया एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, आप इतना उसमें आगे बढ़ के कर रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आएगा इस नए अवतार में भी आपके साथ में जुड़ने में। अमेरिका के चुनाव, स्वाभाविक सी बात है, केवल अमेरिका के लिए नहीं, दरअसल पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद का चुनाव है। जब ये बोला जाता है तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। अभी क्या होगा मुकेश जी, उसमें जाने से पहले थोड़ा सा मैं एक ये समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 2016 में दरअसल क्या हो गया था, जबकि मतलब एकाएक ऐसा लगा कि ट्रंप तो जीतने की बारी ही नहीं थी, हिलरी क्लिंटन हार गई और ट्रंप जीत गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि दरअसल 2016 के भी चुनाव में हिलरी क्लिंटन को पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से 2.5% वोट ज्यादा मिले थे। मतलब अगर हम वोटों की बात करें तो एक तरह से उनको ज्यादा मिले थे, जीत ट्रंप गए। अमेरिका का लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है जिसमें कि वो विनर टेक ऑल की तरह से होता है। मसलन अगर हम भारत के से उसमें अंदाजे से उसको समझाना चाहें तो कुछ ऐसा होगा कि सपोज कीजिए कि लोकसभा चुनाव भारत में हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको 80 की 80 सीटें मिल जाएंगी। मतलब उसमें दूसरी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। हरियाणा में 10, हर एक स्टेट ऑल। तो उस चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप को मेजॉरिटी एक तरह से मिल गई इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की और वो राष्ट्रपति बन गए। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि अमेरिका में अब 2016 के बाद खासतौर पे आपको राष्ट्रीय स्तर पे कितने वोट मिलने हैं ये अब उतने मायने नहीं रखते।
जो मायने रखते हैं वो ये कि जिन्हें वहां पे स्विंग स्टेट कहा जाता है। अमेरिका में वो जी 50 राज्य हैं दरअसल कुल। बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि 50 में से दरअसल 40 राज्य ऐसे हैं जिनके रिजल्ट मतलब वो एक तरफा पहले से पता होते हैं। वो या तो ब्लू स्टेट कहे जाते हैं या वो रेड स्टेट कहे जाते हैं। वहां पे दूसरे किसी पार्टी का जीतना असंभव है। ये असंभव मतलब लिटरली असंभव है। बिल्कुल। बड़ा ही देर ऐसा होता है जब आप रेड मतलब डेमोक्रेट कैंडिडेट रेड स्टेट में जीत जाए या रिपब्लिकन कैंडिडेट ब्लू स्टेट में जीत जाए। ये रेयरिटी ऑफ रेयर केसेस होता है। बचे हुए 10 राज्य ऐसे हैं जिनको पर्पल स्टेट्स या फिर स्विंग स्टेट कहा जाता है। इन्हीं 10 राज्यों में से एक तरह से कहानी बनती है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब इन 10 राज्यों में ही सारी कहानी सिमट के आती है कि क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बेहतर स्थिति में है या जो बाइडेन बेहतर स्थिति में है। दरअसल जो आपने एक जिक्र किया कि जो बाइडेन इस समय 9-10% पॉपुलैरिटी रेटिंग में आगे चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जो एक डिस्क्लेमर लगाना जरूरी है वो ये कि कतई ये ना समझा जाए कि 9-10% रेटिंग का अर्थ ये है कि ट्रंप अपने कमजोर हो गए हैं या चुनाव में बहुत ज्यादा पीछे होने की संभावना है। कारण उसका ये है कि इन 9% में से मैक्सिमम लीड जो है जो बिडेन की है वो 2 बड़े पॉपुलस राज्यों में से आती है। एक कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, दूसरा न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का इलाका जो कि अमेरिका का ईस्ट कोस्ट है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये कंप्लीटली डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं, वो मतलब स्टेट्स हैं। तो यहाँ जो लीड आती है वो नेशनल लीड्स को बिगाड़ देती है। ये बात सच है कि अगर केवल आंकड़ों से बोलूं तो मैं भी कहूंगा कि आज चुनाव होते हैं तो शायद ट्रंप चुनाव हार जाएंगे एज ऑन टुडे। ये बात सच है। लेकिन राजनीति में 4 महीना तो बहुत बड़ी बात है। एक हफ्ते में चीजें उलट पुलट हो जाती हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 40% से नीचे कभी नहीं हुई। यानी उनका जो कोर है, जो उनके जो रेड, जैसे वहां की भाषा में वहां पे एनालिस्ट बाइबल बेल्ट कहते हैं मुकेश जी। बाइबल बेल्ट से मतलब ये है कि वो जो वहां का राइट या कहें कंजर्वेटिव बेस है अमेरिका का, दक्षिण और मिड वेस्ट पूरा नीचे का हिस्सा, वहां पर इवेंजेलिकल वोट्स बहुत ज्यादा हैं, रिपब्लिकन बेस बहुत स्ट्रांग है। और उस बाइबल बेल्ट में एक तरह से आप कहें तो ट्रंप का कतई कोई भी रुझान कम नहीं हुआ है। अंतिम लड़ाई केवल वो 10 स्विंग स्टेट्स में जाकर स्थिर होगी और वो 10 स्विंग स्टेट बहुत विचित्र हैं, बहुत ही विचित्र हैं। यशवंत जी, ये जो आपने अभी जिक्र किया कंजर्वेटिव वोट बैंक जो है, जिसे हम व्हाइट वोट बैंक कहें, जिस पर ट्रंप का पूरा चुनाव अभियान टिका रहा और पिछले चुनाव में भी देखा जाए तो वो उसी वोट बैंक के कंसोलिडेट होने की वजह से वो आगे निकल गए, जीत पाए। क्या आपको लगता है अब जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है, हालांकि ये अभी उसमें भी दिखा था जब फ्लॉयड को लेकर जब आंदोलन शुरू हुआ वहां पर, तो उसमें भी उन्होंने उसको पोलराइज करने के लिए बीच बीच में कुछ ट्वीट किए, कुछ स्टेटमेंट दिए। तो उनका पूरा खेल अब क्या उसी के इर्द गिर्द जा रहा है? क्योंकि 6 महीने पहले तो ठीक ठाक रेटिंग थी ट्रंप की, इकोनॉमी भी ठीक कर रही थी। 6 महीने में ही ये सारा पतन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है रेटिंग्स के मामले में। तो क्या आपको क्या लगता है अब जो गेम सेट हो रहा है उसमें ट्रंप साहब क्या करेंगे, कहां पर कंसंट्रेट करेंगे? क्योंकि अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें यह भी था कि कुछ स्टेट्स जहां पर ट्रंप जीते थे वहां भी बाइडेन की लीड बढ़ रही है, मतलब वो लगातार बढ़ रही। तो ये चिंता की बात तो है ट्रंप के कैंप में, थोड़ा सा चिंता की बात है। उनके लिए चिंता की बात यह है कि जो लीड अगर बाइडेन साहब की अगर 3-4% तक होती तो शायद वो चिंता की बात बिल्कुल नहीं होती। लेकिन 5% के बियॉन्ड लीड जाना ये उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि फिर वो यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से स्विंग स्टेट जो पर्पल स्टेट्स हैं वहां पर भी वो स्विंग का असर होगा। देखिए, ट्रंप की हम या दुनिया जिस तरीके से भी उनके अजीबोगरीब विचित्र और मैं ये भी कहूंगा कि कभी कभी बेहूदगी तक की स्तर वाली बयानों और बातों को लेकर के चिंतित रहती है या उसके ऊपर रिएक्शन आते हैं। लेकिन ट्रंप ठीक उसी तरीके से अपने बेस को लेकर राजनीति करते
सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एक हद तक मैं ट्रंप और मोदी की तुलना नहीं करूंगा, ट्रंप और अमित शाह की तुलना करूंगा। अमित शाह की जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है अपने कोर बेस को लेकर के, जिस तरह की राजनीति वो उस तरह से वहां करते हैं। एक अंतर उसमें यह है कि ट्रंप ने पिछले 4 सालों में, खासतौर मुकेश जी, चीन से जिस तरीके से आर्थिक पंगे लिए वो शुरू में विचित्र लग रहे थे, लेकिन उसका दरअसल एक हद तक फायदा अमेरिका में लोगों को हुआ। ये बात ठीक है कि उस फायदे की शुरुआत, नौकरियों को वापस लाने की शुरुआत ओबामा के प्रशासन में हो चुकी थी, लेकिन ट्रंप ने उसको थोड़ा सा और एग्रेसिव तरीके से दिया। और ऐसी जगहों पे देखिए, बहुत चुनाव में, गणित में हम सब जानते हैं कि अंत में अर्थव्यवस्था और नौकरियां ये भारी पड़ती हैं। इमोशंस अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही हो तो वो भारी पड़ती है बाकी सारी चीजों पे। अगर ये कोरोना कांड नहीं होता, कोरोना वाली स्थिति नहीं होती, तो सच्चाई ये भी है कि बड़ी तादाद में नौकरियां या अर्थव्यवस्था अमेरिका की जो सुधरी थी उसका कहीं ना कहीं लाभ ट्रंप को मिलने की अच्छी खासी गुंजाइश थी। अभी जैसे कंप्यूटर का किसी ने रीबूट बटन दबा दिया हो, कोरोना के कारण एकदम से स्थिति ये हो गई है। अभी से लेकर नवंबर के बीच में कोरोना की दवाई आती है क्या, कोई और नई चीजें आती हैं क्या? हम लोग की साइंटिफिक कम्युनिटी भी आज की तारीख में इतनी ज्यादा नैरेटिव्स में पॉलिटिसाइज हो चुकी है कि अमेरिका, आप यकीन मानिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्लोरोक्विन के ऊपर कोई स्टेटमेंट न दिया होता या हाइड्रोक्लोरोक्विन के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया होता, तो तमाम वहां का मीडिया प्रतिष्ठान और बाकी सारी चीजें शायद हाइड्रोक्लोरोक्विन के पक्ष में अभी तक सारे कैंपेन चलाने में लग गए होते। तो दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी महामारी में आज की तारीख में हमें लैंसेट के जो पेपर का क्या हुआ हम जानते हैं। उतने बड़े मेडिकल जर्नल में एक गलत पेपर छपा हाइड्रोक्लोरोक्विन के अगेंस्ट में, बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन कोई दवाई है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि महामारी में, वैश्विक महामारी में जो रिसर्च और दवाई को राजनीति से परे होना चाहिए था, आज वो भी राजनीति के अंदर घुस गया है। तो हम ये कैसे मान लें कि अभी से 4 महीने के बीच में कोई अगर दवाई आ गई, कोई वैक्सीन आ गई, या कुछ नहीं आता है और लाखों लोग और बीमार पड़ते हैं, हजारों की तादाद में और लोग मरते हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी तरह पड़ेगा ही पड़ेगा। इन मौतों का इम्पैक्ट ना पड़े ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इन बीमारियों का इम्पैक्ट न पड़े ये, और उन सब के ऊपर कोरोना के कारण जो हमारी सारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की चौपट हो गई, केवल भारत की नहीं। हम लोग केवल भारत की अर्थव्यवस्था और उसको देखते हैं, लेकिन दरअसल कौन सा दुनिया का ऐसा देश या इकोनॉमी है जो इससे अछूती हुई है? चौपट मतलब लिटरल सेंस में मुकेश जी। कभी कभी जब मैं भारत के बाहर रहता हूं तो मुझे लगता है कि जब मैं बाहर की दुनिया देख करके अपने देश की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारा देश वास्तव में बहुत भाग्यशाली मुकेश। हमारे यहाँ गरीब से गरीब इंसान के पास में छोटी से छोटी जोत हो, लेकिन उगा के खाने की कुछ स्थिति है। मतलब आज की तारीख में मैं मुल्कों को देख रहा हूं। यहाँ दो सवाल उठ रहे हैं, 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो ये कहा जा रहा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो आंदोलन है उसने जो अमेरिकी समाज में विभाजन था, पूरा गोरे इधर काले इधर, उसका कम किया है, क्योंकि इस आंदोलन में गोरे भी शामिल हुए बड़े पैमाने पर। तो क्या आपको लगता है कि ये जो गोरावाद है ट्रंप का, ये थोड़ा सा हिला है? एक दूसरा, ये जो चीन के खिलाफ जो स्टांस रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी वजह से उसका मतलब ये था कि एक जो राष्ट्रवाद है, अमेरिकन राष्ट्रवाद, उसको चीन के बरक्स खड़ा करके एक राष्ट्रवादी भावना पैदा की जाए और अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। तो ये 2 जो फैक्टर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के वोट बैंक का सवाल है? मुकेश जी, आपकी दोनों ही बातें बिल्कुल 100% सही हैं, दोनों ही काम करेंगे अपने तरीके से, इसीलिए थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में है। लेकिन उनकी मुश्किल कभी कभी मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं कि कन्वेंशनल एनालिसिस की मुश्किल तो नहीं है, जिसे हम जैसे मसलन हम अगर भारत के संदर्भ में इसको समझाएं, ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, बड़ी तादाद में हिंदू उनको वोट देते हैं, उसके रिएक्शन में बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज या मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को हिंदू वोट ही नहीं देते। बिल्कुल। जितनी मात्रा में कांग्रेस को हिंदू वोट देते हैं,
उतनी ही मात्रा में आप मान सकते हैं कि डेमोक्रेट्स के साथ में या इस मुद्दे पे व्हाइट भी अमेरिका का एक हिस्सा है जो उधर जाता है, या जितनी तादाद में मुस्लिम भाजपा को वोट देते हैं लगभग उसी अनुपात में आप मान लीजिए कि रिपब्लिकन्स को भी ब्लैक वोट पड़ते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात इसमें 2 दिन पहले और हुई, 2 दिन भी नहीं, एक्चुअली अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं। अमेरिका में एक काइन वेस्ट नाम के एक महापुरुष हैं जो संगीतज्ञ भी हैं, वो स्वयं अश्वेत हैं और बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है। उनकी पत्नी किम करदाशियां हैं और मतलब अपने आप में एक वो फेनोमेना है, एक कहें डिजाइनर हैं, फेनोमेना है, तमाम उनकी फॉलोइंग है, जबरदस्त फॉलोइंग। 2 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब उसके बाद से अमेरिका में लोग उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे, लेकिन अगर वो मजाक नहीं है या वो अगर प्रचार के कारण नहीं है और केवल ऐसे ही गलत बयानी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो संजीदा है तो नितांत भारतीय और नितांत उत्तर प्रदेश और बिहारी किस्म की एनालिसिस में आपको समझाऊं कि अगर काइन वेस्ट चुनाव लड़ जाते हैं तो वो वोट कटवा की राजनीति करेंगे, क्योंकि वो पहले अश्वेत उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति पद के लिए जो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और इस समय अश्वेतों की जो वहां पे उभार है उस चीज का, काइन वेस्ट वहां पे अश्वेतों के लिए बहुत बड़े एक इस समय के आप मान लीजिए एक कल्चरल फिगर है नए उसमें, मतलब सफलता की शुरू उस। तीसरी चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के बाद में भी पूरा हॉलीवुड एक तरह से बायकॉट कर रहा था और म्यूजिक इंडस्ट्री एक तरह से बायकॉट कर रही थी और अश्वेत तो बायकॉट कर ही रहे थे, काइन वेस्ट पहले सेलिब्रिटी थे जो व्हाइट हाउस गए थे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहन करके डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला के आए थे। तो तब से मेरा जो बिहार चुनाव को एनालाइज करने का पूरा मेरा 25-30 साल का अनुभव है, मेरी खोपड़ी इसमें परेशान है कि ये काइन वेस्ट के इस ट्वीट के मायने क्या हैं। अगर वो वास्तव में चुनाव लड़ जाते हैं, कहीं ट्रंप कैंप उनको खड़ा तो नहीं कर रहा है वोट एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अंदर से मिली भगत करके उनको खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो खड़े होते हैं, और यकीन मानिए अमेरिका में तकरीबन 12% के आसपास अश्वेत मतदाता हैं, एक मोटा आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 12% में से 3-4% भी अगर वो पोल कर ले जाते हैं, और मैं केवल अश्वेत मतदाताओं की बात कर रहा हूं, तो 3-4% मतलब होता है 1/4 से लेकर 1/3 अश्वेत मतदाताओं का डेमोक्रेटिक पार्टी से छटक के जाना। अगर ये इस तरीके की पॉलिटिक्स कुछ हो जाती है तो अमेरिका का कुछ ऐसा वो होने वाला है जिस पॉलिटिक्स के लिए अमेरिकन एनालिस्ट दिमाग से तैयार नहीं है। वो उसको उस तरीके की राजनीति, वोट कटवा राजनीति उन्होंने देखी नहीं है, जिसको हमारे यहाँ बिहार में गली कुचा बच्चा पहचानता है और जानता है, वो उस राजनीति के आदी नहीं है। तो अभी ये देखना होगा कि ये मजाक है या केवल पब्लिसिटी स्टंट है या वो उस मामले में कुछ गंभीर है। यशवंत जी ये बताइए कि बाइडेन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीकनेसेस क्या है? ये अभी तक जो देखने में आया है, बाइडेन कोई बहुत शक्तिशाली कैंडिडेट के रूप में सामने आए हो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बर्नी सैंडर्स को हराकर और आखिरकार उम्मीदवारी हासिल कर ली उन्होंने। अभी जो कैंपेन भी चल रही उसमें भी उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं आ रहे हैं जितने ढंग से ट्रंप बिल्कुल एग्रेसिव होकर सामने आ रहे हैं। और वैसे ये भी कहा जाता है कि बाइडेन की अपनी स्ट्रेटजी है कि ट्रंप जब गलतियां कर रहे हैं तो हम क्यों परेशान हो, उनको और गलतियां करने दो, उसका फायदा उठा। तो क्या लगता है आपको, बाइडेन की ये रणनीति है या वो इसी तरह का व्यक्तित्व है उनका जो बहुत आक्रामक नहीं है? और अगर नहीं है तो अभी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं उनमें जब मुकाबला होगा ट्रंप से तो वो कैसे वो फेस करेंगे, कैसे उससे निपटेंगे? जो बाइडेन, मुकेश जी मुझे याद है करीब 15-20 साल पुरानी बात होगी, हम और आप मध्य प्रदेश का चुनाव कर रहे थे और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी कि मध्य प्रदेश भारत में राजनीति के लिहाज से गुनगुना राज्य। देखिए मुझे आज तक स्मरण है ये लाइन, गुनगुना राज्य, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो आप मान सकते हैं कि जो बाइडेन अमेरिकी राजनीति में एक गुनगुने उम्मीदवार है जो किसी भी चीज के ऊपर एक्सट्रीमिटीज पे नहीं जा सकते,
उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये कि वो 8 साल तक बराक ओबामा के डेप्यूटी रहे। तो बराक ओबामा के कारण उनका जितना गुडविल है वो जो बाइडेन के हिस्से में आता हुआ दिखता है, मतलब वो पूरी लेगेसी उनके हाथ में आती है। उनके लिए बर्नी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत अच्छा होता है अगर बर्नी सैंडर्स उम्मीदवार बन गए होते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 100% जीते। बर्नी डोनाल्ड ट्रंप की तरह से एक्सट्रीम लेफ्ट के एक तरह से पोलराइजिंग कैंडिडेट थे, तो बहुत बड़ा मध्य मार्गी वोट वो बर्नी सैंडर्स को अमेरिका में नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन का कैंडिडेट बनना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक तरह से वापस उभार की संभावना है, क्योंकि वो मध्य मार्गी गुनगुने कैंडिडेट हैं। उनके साथ में कोई बहुत ज्यादा किसी भी किस्म की, देखिए कोई भी चुनाव लड़े, कल के दिन मैं और आप डिक्लेयर कर दें कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी भी 4, 5, 7 पुश्तों की ऐसी ऐसी कहानियां हम लोगों को निकाल के बताई जाएंगी जिनके बारे में हमें ही और आपको नहीं पता होगा। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो बाइडेन के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ कहने या करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास में नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा इक्वेशन इसलिए भी गड़बड़ हो गया क्योंकि शायद उनको उम्मीद थी कि बर्नी सैंडर्स जीतेंगे और उनका काम आसान हो जाएगा, तो एक तरह से उनका भी रीसेट बटन दब गया है। और अब आप पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल बर्नी सैंडर्स पे कम और बराक ओबामा पे हमला ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बराक ओबामा की लीगेसी ही है जिसको डैमेज करने से, मतलब अगर हम बराक ओबामा के ऊपर डैमेज कर पाएंगे तो हम बर्नी सैंडर्स को ऑटोमेटिकली डैमेज कर लेंगे। तो ऐसे में बर्नी सैंडर्स की स्वॉट एनालिसिस अगर आप पाएंगे तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बराक ओबामा है और सबसे बड़ी वीकनेस भी बराक ओबामा है। वो बराक ओबामा के ही नाम पे जीतेंगे। उनके लिए शायद बेहतर यही होगा कि वो अपना मुंह बंद रखें और कुछ ना बोले। यही कारण है कि कोरोना उनके लिए एक तरह से और ज्यादा मददगार साबित हुआ है, क्योंकि कोरोना के ही नाम पे सही उनके कैंपेन ने बहुत साफ बोल दिया है कि वो रैलीज नहीं करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप धकाधक रैलीज पे रैलीज करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो बर्नी सैंडर्स जितना कम बोलें उनके लिए वही बेहतर है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो ये भी बात सच है कि वो बराक ओबामा का आधा हिस्सा भी नहीं है किसी भी तरीके से, आप अगर उनको नापें तो ऐसे स्थिति में आप अपना मुंह बंद रखें और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह खोल करके गलतियां करते रहने दें। यही समझदारी भरी स्ट्रैटेजी मुझे लगती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही उनकी स्ट्रैटेजी काम भी करेगी। तो यशवंत जी ये बताइए कि अगले 4 महीने आप अब किस तरह से इलेक्शन को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? बर्नी सैंडर्स के बारे में, सॉरी, जो बाइडेन के बारे में हम लोग ने बात कर ली कि वो इसी तरह से चलेंगे, मध्यम मार्गी गुनगुने कैंडिडेट अपनी रफ्तार से चलेंगे। लेकिन जो फंड रेजर्स हैं, अभी पिछले 1-1.5 महीने से देखा जा रहा है कि वो बाइडेन की तरफ झुकते जा रहे हैं। सट्टा बाजार भी कह रहा है कि बाइडेन की जीत ज्यादा संभावना बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये ट्रेंड जो है बदलेगा तो किस तरह से बदलेगा, क्यों बदलेगा, या धीरे धीरे झुकाव इसी तरफ बढ़ता जाएगा? क्या लग रहा है? मुकेश जी, बहुत सारे इसमें एक्स फैक्टर्स हैं जिनका असर अभी 4 महीनों में कैसा होगा। जैसे मसलन कोरोना के ऊपर दवाई का मसला है। अगर जैसे अमेरिका ने, आपको पता होगा कि जो वहां पे सबसे बड़ी जो ब्रेक थ्रू वैक्सीन पे करने वाली कंपनी है अभी तक जो कर रही है जिस पर काम, अमेरिकी सरकार ने एक तरह से उसके सारे शेयर खरीद लिए हैं ताकि 100% एकाधिकार उस दवाई के ऊपर उनका रह सके। अगर कहीं ब्रेक थ्रू उनकी ओर से आ जाता है तब तो आप ये समझिए कि एक तरह से पाला बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा। दूसरा, अगर ये स्थिति नहीं बदलती और बीमारी बढ़ती रहती है, लोग मरते रहते हैं, उस स्थिति में एक विचित्र सी स्थिति आने की संभावना होगी कि या तो ठीकरा पूरी की पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सर पे ऐसा फूटेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल के 100-200 साल की वर्स्ट जो हार हो सकती है उसका सामना करेंगे। और अगर ये पलटा तो ये ऐसा पलटेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जीतेंगे। मुझे लगता है कि ये बीच की स्थिति नहीं होगी, ये क्लोज रेस किसी भी कीमत पे नहीं होगी। मुझे दोनों ही स्थिति में जिस तरह से भावनाएं इस समय उभरी हुई हैं, और काइन वेस्ट जैसा जो मौका जो उम्मीदवार है, अगर वो उम्मीदवारी लेते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसा विचित्र तिकोना होगा जिसका अभी तक वहां के एनालिस्ट अभी कर नहीं पा रहे हैं।
पिछले 2 दिन से मैं 48 घंटे से देख रहा हूं कि जो रिएक्शंस हैं, अब इलॉन मस्क ने उनको बोला कि हम आई सपोर्ट यू। अब आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क जैसा वहां का कोई अगर पूंजीपति या इनोवेशन करने वाला जिसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, अब एक अजीब सा लगा कि इलॉन मस्क को क्यों इसमें ट्वीट करने की जरूरत थी, लेकिन पता लगा कि दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। मैंने पूछा अपने बेटे से ही पूछा, आजकल अमेरिका में पढ़ रहा है, कि भाई ये बताओ कि क्योंकि वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन है, तो मैंने उसको बोला कि ये इलॉन मस्क को इसका क्या लेना देना है। तो बोला बाबा वो दोनों एक्सेंट्रिक हैं, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। अब आप ये देखिए कि एक तीसरा ऐसा एंगल, ऐसा उम्मीदवार आ जा रहा है जो वहां के इक्वेशंस को बिगाड़ दे, तो वी आर इन अनचार्टर्ड अननोन टेरिटरी। लेकिन अगर ये केवल और केवल एक तरह से एक पीआर स्टंट है या कुछ ऐसा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो फुसफुसा के दब जाएगा और उसके अलग मायने आएंगे। फिलहाल एज ऑन टुडे ये बात आपकी सच है कि जो बाइडेन बहुत तगड़ी लीड में है एज ऑन टुडे, लेकिन ये लीड होने और 4 महीने बाद एक्चुअल में वोट पड़ने के बीच में बहुत लंबा अंतर है मुकेश जी। 4 महीने बहुत अनिश्चितताओं के भरे हुए हैं। कोरोना है, इकोनॉमी है, हमें इकोनॉमी का भी नहीं पता है अभी कि किस तरीके से ये किस करवट बैठेगा। चीन की इकोनॉमी एक्चुअली ऊपर गई है, आप जानते हैं, और अमेरिका की इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है क्योंकि उनकी डॉलर बिल उनके अलग ही इकोनॉमी, मतलब आप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से ज्यादा अमेरिका की अर्थव्यवस्था केवल इस बात पे भारी पड़ती है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर के ऊपर चलती है, उसके एक्सचेंज के ऊपर। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी, बहुत ही ध्यान लगाना पड़ेगा। अंत में एक सवाल, वहाँ की जो कलर्ड कम्युनिटीज हैं, जिसमें भारतीय भी आते हैं, लैटिनो भी आते हैं, दूसरे तमाम जो समुदाय हैं, उनका रुख क्या दिखता है? आमतौर पर तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुके रहते थे। भारतवंशियों का रुझान ट्रंप की तरफ थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि जिस तरह से मोदी और ट्रंप के बीच में एक केमिस्ट्री बनी थी, उससे एक झुकाव ऐसा लग रहा था कि बढ़ रहा है। अब क्या स्थिति दिख रही है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो कलर्ड यानी वहां पे लैटिनोज या अफ्रीकन अमेरिकन या इंडियन अमेरिकन से पूरी तरह से डेमोक्रेट वोट बैंक हमेशा से लंबे समय से रहे हैं, और पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी की और उनका भरा पूरा जुझाव भारतीयों का वहां पे जो है उनका रहा है। भारतीय वोट बैंक के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़े उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे कहनी आवश्यक है कि सबसे बड़ा वहां पे इन्फ्लुएंशियल पैसे के लिहाज से जो वोट बैंक है या आप कहें प्रेशर बैंक है, वो यहूदी मतदाता, उनका ज्यू पॉलिटिक्स का, ज्यू लॉबी का है। और पिछले 15 साल में धीमे धीमे ही सही, लेकिन लोकल लेवल पे अगर सबसे ज्यादा वेल्दी क्लास जिसे माना जाता है वो अब भारतीयों का माना जाने लगा है। तो जो डोनेशन के लिहाज से और लोकल पॉलिटिक्स में डोनेशन के हिसाब से वो महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होते तो मैं आपको लिखित रूप से दे सकता था कि बड़ी तादाद में भारतीय इस बार डोनाल्ड ट्रंप को वोट देते, क्योंकि बर्नी सैंडर्स का पूरा कैंपेन जो था वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया पे था। मतलब बर्नी सैंडर्स को लेकर के मैंने वहां के भारतीयों में जितना ज्यादा आक्रोश पाया वो बहुत ही अलग किस्म का था, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, जो सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन है, जो वो अमेरिकन की तरह सोचने लगे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान या इन चीजों को नहीं भी सोचते हैं, उनका झुकाव पूरी की तरह से एक तरह से प्रो अमेरिकन इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर होता है। और आपको बड़ा विचित्र लगेगा ये जानकर मुकेश जी कि H1B वीजा के ऊपर भारतीय जितना रिएक्ट करते हैं, दरअसल वहां के पासपोर्ट ओनर भारतीय अमेरिकन की तरह रिएक्ट करते हैं, वो तो क्योंकि वो अमेरिकन हो गए और अब भारतीय टेक्नीशियंस का वहां पे जाना वो उनकी नौकरी के लिए भी खतरा होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एक इंसान जो भारतीय मूल का है लेकिन जिसको अब अमेरिकन पासपोर्ट है, उसके जो 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 उसके मुद्दे हैं, जो उसके जीवन की प्राथमिकताएं हैं, वो भारत पाकिस्तान नहीं हो सकता। उसके जीवन की प्राथमिकताएं उसका परिवार, उसके बच्चों का भविष्य, उसकी नौकरी है। और H1B या वीजा के मसले पर और ज्यादा भारतीयों के आने से अगर उस व्यक्ति की नौकरी खतरे में पड़ती है तो उसका नी जर्क रिएक्शन, उसकी जो 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 प्रतिक्रियाएं हैं वो एक एवरेज अमेरिकन की तरह होती जाती हैं।
तो ये तमाम चीजें हैं जो हम एक भारतीय अमेरिकन को जो वहां पे हैं वो एक जिसे कहें कि एक सिंगल लॉट की तरह से देखना ये असंभव है। वो बहुत ही अमेरिकन तरीके से सोच करके वोट देते हैं। हाँ, उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हैं और उन भावनाओं को आहत करने का काम अगर बर्नी सैंडर्स के कैंपेन ने किया था तो वो रिएक्शन हमको दिख रहा था। लेकिन अब चूंकि बर्नी सैंडर्स नहीं है, जो बाइडेन है, और ओबामा भी कहीं ना कहीं उनके कैंपेन में इंडियंस के पसंदीदा कैरेक्टर रहे हैं, वो आके चार बातें बोलेंगे, तो वो जो गुस्सा डेमोक्रेट्स के प्रति था, मुझे लगता है कि वो गुस्सा अब थोड़ा थोड़ा शायद हल्का होगा। लेकिन अगर इकोनॉमी के ऊपर एग्रेसिवली लगते हैं ट्रम्प, तो हो सकता है कि वो अमेरिकन की तरह सोचने लगे, थोड़ा गोरे अमेरिकन की तरह से, तो कुछ हिस्सा उसमें उनको हो सकता है कि रिपब्लिकन को बीत जाए। लेकिन ये अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड में भी मैंने देखा, वहां पे भी जब मैं चुनाव कवर कर रहा था, कि वहां के भारतीय भी मुझे वहां के एक बैरी गार्डनर जो वहां के सांसद और मंत्री भी रहे, जब मैं उनका साक्षात्कार कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बात पूरी संजीदगी से कही कि इंडियन वोटर्स डू नॉट रिएक्ट लाइक घेटोस। जो उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी मतदाता जहां पे रहते हैं या बांग्लादेशी मतदाता रहते हैं, वो एक घेटो की तरह से काम करते हैं, जबकि भारतीय मतदाता जो इंग्लैंड में है, वो वहां पर एक ब्रिटिश की तरह से घुल मिल के, मतलब वहां के उसमें लोकल की तरह से सोच के वोट देता है। तो वो नेताओं को ज्यादा एक्चुअली में अपील भी करता है, वो उनकी इज्जत ज्यादा करते हैं। लेकिन घेटो के एक वोट बैंक की पावर होती है, इसलिए कई बार नीतिगत तरीके से या कैंपेन में उस वोट बैंक को टारगेट करते हुए बर्नी सैंडर्स या डेमोक्रेट या इंग्लैंड में जैसे जो वहां की लेबर पार्टी है, उनके जो उम्मीदवार हैं, वो जब कैंडिडेट उतारते हैं या जब राजनीति करते हैं, तो उनके कैंपेन का तरीका वो कभी कभी प्रो पाकिस्तानी साउंड करता है। तो ये दोनों अच्छा बुरा दोनों है उस तरीके से। लेकिन भारतीय मूल के मतदाताओं से ये उम्मीद करना कि वो पाकिस्तानी मूल के मतदाताओं की तरह घेटो बन के वोट देंगे, ये हमारी गलतफहमी है। वो ज्यादा एसिमिलेटेड हैं वहां की मुख्य धारा में, और ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और गर्व का विषय भी होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ। ठीक है यशवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यूएस इलेक्शन को थोड़ा और ज्यादा साफ सुथरे ढंग से हमारे दर्शकों को समझाया है, और हम चूंकि ये तय कर चुके हैं कि एक सिलसिला ये हम बनाए रखेंगे, और यूएस इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनका संबंध हमारे देश से भी है, हमारी चुनाव व्यवस्था से भी है, चुनाव लड़ने और जीतने के तौर तरीकों से भी है, उनके बारे में बातचीत का एक सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए आप लगातार। यूएस इलेक्शन में यशवंत देशमुख हमारे साथ हैं। आपको हर बारीकी जो इलेक्शन की है वो आपको उनके जरिए मिलती रहेगी समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद यशवंत जी। अगले सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।